अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड हम पढ़ रहे थे। पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में लैप्लास ट्रांसफॉर्म के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और उससे रिलेटेड दिए हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन मुश्किल है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, कैलकुलस से रिलेटेड है, या जो हमारे पास जो टॉपिक्स हम स्टडी आउट कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल पे, आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको मुश्किल दरपेश है, तो आप हमें यूट्यूब चैनल में जो डिस्क्रिप्शन है मेरी वीडियोस में, वहाँ पे ईमेल गिवन है। आप हमें ईमेल के थ्रू वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे और आपको लिंक सेंड कर देंगे। थैंक यू। आज हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा चुका हूं। मैंने आपको इस पे डिटेल इंट्रोडक्शन दिया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, कि हम कैसे किसी चीज़ का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। और आज हम मजीद इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन आपको, अगर मैं आपको दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो एफ ऑफ टी और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो क्या आएगा कि हम लिखते हैं जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस ऑफ टी, जो कि हमारे पास इसको बोलते हैं कर्नल ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एफ ऑफ टी एंड डी टी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इस वीडियो के अंदर अगर कंफ्यूजन का शिकार है कि कर्नल ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो कर्नल ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली ई रेज टू पावर माइनस एस ऑफ टी होता है। ये इसलिए हम यूज करते हैं ताकि जो फंक्शन हमारे पास होगा उसका जो इंटीग्रेशन होगा हमारे लिए वो इजी हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। मैंने आपको बहुत सारे एलिमेंट्री फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सिखाया है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम cos ऑफ ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया है, sin ऑफ ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया है, और t रेज टू पावर n का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया, और इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल किए, आप उनको देख सकते हैं। बेसिकली वो एलिमेंट्री फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ही है। अच्छा, उसके बाद सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत कम बुक्स के अंदर इससे रिलेटेड नॉलेज मिलेगा, और इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लिए एक टेक्निकल क्वेश्चन ला सकता है किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, तो इंट्रोडक्शन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं कि हमारे पास जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म है जिसकी हमने प्रीवियस डेफिनेशन पढ़ी है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर सॉल्विंग लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल कोफिशिएंट है तो उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करना मुश्किल होगा with suitable boundary condition. One of the important application of Laplace transform is the solution of mathematical models of physical system in which the right hand side of the differential equation representing the driving force is the discontinuous act. अब यहाँ पे जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, ये बेसिकली हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। ये हमारे पास जो है ना, इसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, या इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस पार्ट। अब स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन है, इसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस इक्वेशन को हम मजीद भी कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड हमारे पास है कि हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। वैसे अगर आप मेरे चैनल पे देखें तो मैंने आपको इसका बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना भी बताया है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के ऊपर। सबसे पहले इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म देखते हैं कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता क्या है। एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इज एनी ट्रांसफॉर्म टी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म टी एफ ऑफ टी। यानी कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे पास काफी सारे ट्रांसफॉर्म आ चुके हैं, जैसे आपके पास है फोरियर ट्रांसफॉर्म है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है, हेंकल ट्रांसफॉर्म है, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। अब यहाँ पे टी कोई भी ट्रांसफॉर्म है, और उसको किसके ऊपर हम अप्लाई करें, कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है, तो एफ ऑफ टी जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, उसकी कुछ लिमिट्स होंगी, इंटीग्रेशन के ऑफ टी एस एफ ऑफ टी, जिस फंक्शन का हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म,
या कोई भी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ठीक है, डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, क्योंकि ये एफ ऑफ एस एस का फंक्शन बन जाएगा, वेयर जो के ऑफ टी एस है ना, के ऑफ टी एस है, इसको क्या बोलते हैं, कर्नल ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। मैंने आपको पहले बताया कि कर्नल ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों कर्नल इसके अंदर यूज करते हैं, खुद से इसके अंदर ओमिट कर रहे होते हैं। इसकी रीजन ये है कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। particularly if we choose t naught is equal to 0, t2 is equal to infinity, k of st e raised to power minus s of t, then it becomes Laplace transform। अब देखें, इस t की जगह हम l लिख देते हैं Laplace ट्रांसफॉर्म के लिए f of t, जो कि मेरे पास क्या बन जाएगा, f of s के इक्वल बन जाएगा। और हमने क्या कहा कि t1 को हमने रिप्लेस कर देना है 0 के साथ, t2 को रिप्लेस कर देना है इन्फिनिटी के साथ, k ऑफ एस टी जो कर्नल ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या है, माइनस एस ऑफ टी है, और उसके बाद क्या है, एफ ऑफ टी है, जिस फंक्शन का हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और डी टी है। अब हम आ जाते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हमें पता चल गई है इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, हमारे पास ये एक लीनियर ऑपरेटर है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। अच्छा, the original function f of t is called the inverse Laplace transform and we can write inverse L inverse of f of s is equal to f of t। अब यहाँ पे समझने की बात है कि कोई फंक्शन था, उसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया f of t, जो कि मेरे पास क्या आ जाएगा, f of s आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर मैं इसका इनवर्स लैप्लास ले लूं, इनवर्स लैप्लास ऑफ f of s, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा f of t। The conventional notation for the evaluate the improper integral is 0 to infinity e raised to power minus s of t f of t dt। ये मेरे पास क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। अब क्योंकि ये मेरे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि इसकी लिमिट तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो लिहाजा आपको पता है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल जब मेरे पास हो, तो अगर मैं इसको लिख लूँ t, और यहाँ पे मैं लिमिट लगा दूँ, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e raised to power minus s of t f of t और dt, तो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। अच्छा, लीनियरिटी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एक बेसिकली लीनियर प्रॉपर्टी है। अब इसकी हमें जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि अगर मेरे पास कोई फंक्शन हो, जैसा कि कल की वीडियो में या प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, लैप्लास ऑफ कॉज ऑफ ए टी प्लस 3 साइन ऑफ टी, कुछ इस तरह का था। अब अगर इसके ऊपर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का, तो देखें लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो डेफिनेटली अगर लीनियर प्रॉपर्टी ये होल्ड नहीं करेगा, तो जब मैं इसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूंगा तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये cos ऑफ ए टी प्लस 3 साइन ऑफ टी। अगर ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर ना होता, तो क्या मैं इसको लिख सकता इस तरह, 2 लैप्लास ऑफ cos ऑफ ए टी प्लस 3 साइन लैप्लास ऑफ साइन ऑफ टी। तो लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है ये, तो इससे हमें ये फायदा होता है कि हम इसको लिख सकते हैं 2 लैप्लास ऑफ cos ऑफ ए टी, सेपरेट लैप्लास फाइंड आउट किया, प्लस 3 लैप्लास ऑफ साइन ऑफ टी। इसका मतलब है अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस हैं, कोई से दो फंक्शंस गिवन हैं, और उनका हमें क्या है कि लैप्लास फाइंड आउट करना है, तो देखें हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। एक फंक्शन एफ ऑफ टी है, दूसरा फंक्शन जी ऑफ टी है, तो हम सेपरेटली वेयर अल्फा बीटा क्या है मेरे पास, अल्फा बीटा है कांस्टेंट्स, जैसा कि मेरे पास यहाँ पे 2 एंड 3 थे। इसी तरह कांस्टेंट है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड फंक्शन, हम इनको सेपरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे लीनियर प्रॉपर्टी को, क्योंकि आपको अगर याद हो तो लीनियर प्रॉपर्टी कुछ अलजेब्रा के अंदर जब हम पढ़ते हैं कि कोई भी ऑपरेटर जब अप्लाई करते हैं, एल हमारे पास क्या एक ऑपरेटर है, इसको अप्लाई कर रहे हैं दो फंक्शंस के ऊपर, तो सेपरेटली उन दोनों के ऊपर क्या होता है, एल एफ प्लस बीटा जी, अल्फा बीटा क्या है मेरे पास कांस्टेंट है, तो अल्फा ये ऑपरेटर एफ के ऊपर अप्लाई हो रहा है,
एंड बीटा, फिर ये ऑपरेटर किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, जी के ऊपर। ये एक लीनियर प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस के ऊपर। यूजिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन we can easily obtain image formula for some elementary function that are illustrated as follows। अब अगर आपके पास कोई फंक्शन है, उसका मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, जैसा कि यहाँ पे एक फंक्शन है f of t is equal to 1, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे इसकी करनी है डेफिनेशन यूज। जैसा कि मेरे पास डेफिनेशन यहाँ पे क्या कह रही है कि लैप्लास ऑफ वन फंक्शन पुट कर लिया यहाँ पे, एफ ऑफ टी है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, 0 to infinity e raised to power minus s of t into 1 dt, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है मेरे पास, e raised to power minus s of t की इंटीग्रेशन क्या होगी, इंटीग्रेशन कर ली, इसके बाद इसके अंदर हमने लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/s आएगा, और इसके साथ हम कंडीशन लगा लेंगे कि s ग्रेटर देन 0 होगा, कि अगर हमारे पास s की वैल्यू 0 हो जाती है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, अगर ग्रेड इसको इक्वल टू 0 हम कर देते हैं तो आपको पता है इसकी एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। सिमिलरली अब हमारे पास दूसरी एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है कि f of t is equal to f of t is equal to e raised to power at। a हमारे पास कांस्टेंट है, t हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। अब देखें 0 to infinity e raised to power minus s of t, f of t की जगह हमने क्या पुट कर लिया, उसका फंक्शन पुट कर लिया जो मैं गिवन था। अब देखिए इसने कितनी आसान बना दी इसकी इंटीग्रेशन, 0 to infinity e raised to power माइनस एस, अगर आप माइनस टी अगर आप कॉमन ले लें यहाँ से, एस माइनस ए आ जाएगा। अब एस माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एस माइनस ए टी की इंटीग्रेशन आपके पास ये आ गई। इसमें अगर आप लिमिट पुट करें 0 to infinity, अगर आप अपर लिमिट इसके अंदर पुट करते हैं तो यहाँ पे देखें इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, जो कि आपके पास 1 बाई इन्फिनिटी क्या इन्फिनिटी आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 0 आ गया यहाँ पे, और माइनस उसके साथ क्या आ गया, 1 डिवाइड बाई एस माइनस ए। और अगर आप 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो आप देख लें कि ई रेज टू पावर माइनस ऑफ एस माइनस ए, और साथ में क्या है 0 है, इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर 0 आ जाएगा, जो कि आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो 1 डिवाइड बाई एस माइनस ए, और आपको पता है कि यहाँ पे माइनस साइन इसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 0 माइनस, और एक माइनस आपके साथ फार्मूले वाला है क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस बना देगा, 1 डिवाइड बाई एस माइनस ए आ जाएगा। इसके साथ आप देखें कि इसमें कंडीशन हमने लगा दी एस इज ग्रेटर देन ए, यानी कि एस की वैल्यू है वो ग्रेटर देन ए है, ए के इक्वल रखेंगे तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जिसमें एग्जिस्टेंस इसकी खत्म हो जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है cos ऑफ ए टी का। अब देखें cos ऑफ ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डिफरेंट तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इसको, आपको पता है बाय आइलर फार्मूला, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आइलर फार्मूला, पहले आपको पता होना चाहिए आइलर आइडेंटिटी। आइलर आइडेंटिटी क्या होती है, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ठीक हो गया। अब देखें मैंने आइलर आइडेंटिटी को यूज करते हुए ई रेज़ टू पावर आयोटा टी को क्या लिख लिया, कॉस ऑफ टी प्लस आयोटा साइन ऑफ टी। अब यहाँ पे कॉस ऑफ टी क्या है, इसका रियल पार्ट है, यानी कि जो मेरे पास आइलर आइडेंटिटी है ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा है, इसमें मेरे पास दो पार्ट होते हैं, कॉस ऑफ थीटा है प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। अब ये इसका क्या है, ये रियल पार्ट है, और ये क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं इसको लिख लूंगा कि हमें इसके रियल पार्ट की इंटीग्रेशन करनी है, यानी कि हमें इसका सिर्फ रियल पार्ट चाहिए। तो लैप्लास ऑफ आर ऑफ ई रेज़ टू पावर आयोटा ए टी। अब देखें, अब मैं अगर इसको यूज करता हूं अपने फार्मूले के अंदर, 0 to infinity
e raised to power minus s of t, e raised to power iota a t and dt। तो स्टूडेंट इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, 0 to infinity e raised to power minus t s minus iota a और साथ में क्या आ जाएगा dt। इसकी आप सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे और इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा s डिवाइड बाय s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इसके बाद है साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ हाइपरबोलिक ओमेगा टी है। अब हाइपरबोलिक फंक्शन है और ओमेगा आपको पता है कोई कांस्टेंट है और टी हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, और टी ग्रेटर देन क्या है 0, हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज करते हैं। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज करने से पहले आपको पता है कि जो हमारे पास साइन ऑफ हाइपरबोलिक ओमेगा टी है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर ओमेगा टी माइनस e रेज़ टू पावर माइनस ओमेगा टी ओवर 2। तो मैंने यहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है वो यूज करनी है, 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस s ऑफ t, उसके बाद क्या आ जाएगा e रेज़ टू पावर ओमेगा टी माइनस e रेज़ टू पावर माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी आ जाएगा, और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, फंक्शन लिख लिया एंड डी टी आ गया। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको हम बैक साइड पे लेके जाएंगे, 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर, मतलब ये मेरे पास बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस s ऑफ t e रेज़ टू पावर ओमेगा t माइनस e रेज़ टू पावर माइनस s ऑफ t e रेज़ टू पावर माइनस ओमेगा t। अब देखें ये दो फंक्शंस हैं, ये भी दो फंक्शंस हैं सर, डी टी के रिस्पेक्ट हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इनको आप इकट्ठा करके लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन करनी है और इसके अंदर लिमिट पुट करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर, और आपने कंडीशन लगा देनी है कि एस इज ग्रेटर देन ओमेगा। अब ये टेबल है, इसको आप याद कर लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि जब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इस बात को आपने लाजमी ध्यान में रखना है कि आप वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो अब अगर आपके पास 1 है, 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, 1/s होता है, ठीक हो गया। अगर आपके पास e रेज़ टू पावर at है, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 डिवाइड बाय s माइनस a होता है। अगर आपके पास t रेज़ टू पावर n है, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर n प्लस 1 होता है, और n इज इक्वल टू 1 2 3 है। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू आप 1 रख लेते हैं, तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल s का स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, तो s का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t का स्क्वायर, आपको ये वाला फार्मूला याद है, तो n की जगह क्या आ गया 2 आ गया, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर 2 प्लस 1, जो कि आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय s का क्यूब सिंपली। इसी तरह अगर आप t पावर 0 आप यहाँ पे रखें, तो 0 फैक्टोरियल 1 s रेज़ टू पावर 0 प्लस 1, जो कि 1/s आता है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। t रेज़ टू पावर अल्फा है, अल्फा क्या है, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा गामा ऑफ अल्फा प्लस 1 s रेज़ टू पावर अल्फा प्लस 1। इसी डेफिनेशन को आपने क्या लिखना है, गामा की फंक्शन में लिखा है, और कुछ भी नहीं है। अब देखें n फैक्टोरियल जो होता है ना, उसको हम क्या लिखना है, गामा ऑफ n प्लस 1 इन सिंपल। तो यहाँ पे n था तो हमने n फैक्टोरियल यूज किया, यहाँ पे t रेज़ टू पावर अल्फा था, तो इसको गामा ऑफ अल्फा प्लस 1 यानी कि अल्फा फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, गामा ऑफ अल्फा प्लस 1। अब साइन ऑफ ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, a डिवाइड बाई s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर है। कॉस ऑफ ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म s डिवाइड बाई s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर है। ये भी प्रूव कर चुके हैं हम साइन ऑफ हाइपरबोलिक t और कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ओमेगा t। इनको आपने सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लिखना है
और देन इंटीग्रेट करना है और लिमिट पुट करनी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, देखें अब, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी ऑफ 12t का स्क्वायर प्लस 5 sin 5 ऑफ टी माइनस 20 ई रेज़ टू पावर माइनस 3t। अब यहाँ पे आपके पास तीन फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व हो गया, उसके बाद आपके पास आ गया पोलिनोमियल भी है 12t का क्यूब, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है 20 ई रेज़ टू पावर माइनस 3t। अब इसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ टी आपके पास गिवन है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की आपने जस्ट डेफिनेशन यूज करनी है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 12t का क्यूब प्लस साइन ऑफ 8t साइन ऑफ 5t माइनस 20 ई रेज़ टू पावर 3t। अब देखें लीनियर प्रॉपर्टी को आप यूज करेंगे, यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो 12 लैप्लास ऑफ टी का क्यूब आ जाएगा प्लस लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 5t आ जाएगा माइनस 20 लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस 3। अब हमने क्या करना है, नाउ यूजिंग द स्टैंडर्ड फार्मूलाज। अब देखें टी रेज़ टू पावर टी का क्यूब है, तो हमने प्रीवियस पढ़ा है टी रेज़ टू पावर n का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या है, n फैक्टोरियल ओवर s रेज़ टू पावर n प्लस 1। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन को यूज करना है, तो ये मेरे पास यहाँ पे t का क्यूब है, तो क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। फाइंड आउट कर लिया। अब लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 5t है, आपको पता है कि लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 8t जो हमने पहले पढ़ा है वो उसका फॉर्मूला क्या है, a डिवाइड बाय s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब a की जगह यहाँ पे मेरे पास क्या है 5 है, इसका मतलब ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाय s का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास है माइनस 20 लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस 3t, और आपको पता है लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर 8t किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइड बाय s माइनस a होता है। तो माइनस 20 आपके पास a की जगह क्या है माइनस 3 है, 1 डिवाइड बाय इसको आप क्या लिख सकते हैं s माइनस a होता है, माइनस 3 आ जाएगा विच इज इक्वल टू s प्लस 3, और आपने जस्ट इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। बहुत आसान काम है, अगर आपको फार्मूलाज याद है तो आप विद इन नो सेकंड्स आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह देखें ये इसका हमने क्या किया है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास ये आ जाता है। नाउ ऑन यूजिंग द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी नेमली लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी, तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है ए हमारे पास क्या है, कोई कांस्टेंट है एफ ऑफ ए टी है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 बाय ए लैप्लास ऑफ टी आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे एफ ऑफ एस बाय ए। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वी गेट, अगर हम इन सिंपल हमारे पास जो है फंक्शन था उसमें हम क्या करते हैं कि इस t को रिप्लेस कर देते हैं 3t के साथ, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 3t हो सकता है, 2t हो सकता है, जैसे इन जनरल हमने लिखा है at, a मेरे पास क्या है कोई कांस्टेंट है, तो इसमें हम क्या करेंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो आप देखें जहां जहां पे आपके पास s आ रहा है, यहाँ पे s4 आ रहा है, s का स्क्वायर आ रहा है और s आ रहा है, इसको हमने क्या करना है s बाई a से रिप्लेस करते हैं। a क्या आपके पास कांस्टेंट है, अब यहाँ पे a मेरे पास इन केस क्या आया है 3 आया है, तो मैं इसको क्या करूंगा s बाई 3 से रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पे इसको मैंने s बाई 3 का स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया और ये s बाई 3 से रिप्लेस कर दिया, और इसको बाकी आपको पता है 1 बाई a पीछे बैक साइड में मल्टीप्लाई हो जाए। अब हम आ जाते हैं आज के असल टॉपिक की तरफ, सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कि हमारे पास कौन सी वो कंडीशन है जब किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या कहता है कि लेट एफ ऑफ टी बी अ पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। पहली बात यह है कि वो फंक्शन जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए, किसके ऊपर, ऑन 0 इज लेस देन t इज लेस देन इंफिनिटी, क्योंकि हमारा जो इंटेग्रल है ये एग्जिस्ट ही करता है 0 से इंफिनिटी प्लस पॉजिटिव इंफिनिटी। piecewise continuous function on 0 is less than t is less than infinity, then in any interval
0 is less than a, is less than t, is less than b, and b is less than infinity, there are at most a finite number of points k at which the function f of t has finite jump discontinuities and is continuous on each sub interval. अब हम अगर की फंक्शन है पीस वाइज कंटिन्यूस है, पीस वाइज कंटिन्यूस होने का मतलब है कि इस डोमेन के अंदर जो डोमेन हमें यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए बताई गई है, इसके अंदर उसके डिसकंटिन्यूटीज हो, ठीक है, यानी कि फाइनाइट जंप्स हो। अब इसके अगर हम सब इंटरवल बना लें, हो सकता है 0 से 1 तक ये फंक्शन कंटिन्यूस हो, फिर इसके अंदर जंप आ जाए, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी आ जाए, फिर हो सकता है 1 से लेके वो 100 तक कंटिन्यूस हो और उसके अंदर अगेन जंप आ जाए। अब ये क्या है, डिसकंटिन्यूटीज आ रही हैं इस इंटरवल के बाद, 0 से 1 तक उसमें कंटिन्यूटी थी, फिर उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी आ गई, और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे मैं एक ग्राफ आपको बता रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि कोई फंक्शन का ग्राफ है। अब देखें ये कंटिन्यूस है, फिर इसके अंदर यहाँ पे क्या आ जाती है, डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, फिर अगेन कंटिन्यूस है, ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके अंदर क्या आ जाती है, डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, ठीक हो गया, और फिर अगेन ये क्या है, कंटिन्यूस है इस इंटरवल के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ये मेरे पास 0 है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है, 3 है, अब 4 है। अब देखें 0 से 1 तक ये डिसकंटिन्यूस है, फिर 1 से 2 तक ये डिसकंटिन्यूटी एट 2 एट x इज इक्वल टू 2, या हम कह सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2, क्योंकि ये x एक्सिस है हमारे पास, तो इसके अंदर क्या आ जाती है, डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। जब लिमिट अप्रोच करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, अब देखें, अब इसमें ये भी होता है कि लिमिट किस साइड से अप्रोच कर रही है। फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू 3 राइट हैंड साइड से इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 लेफ्ट साइड से, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसमें क्या आ जाती है, एट 3 क्या है, डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। और आप देखें इस फंक्शन के अंदर, अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ देखें, तो यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 2 लिमिट, एट x इज इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब है इसके अंदर क्या आ गई है, डिसकंटिन्यूटी आ गई। आई होप आपको इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के लिए बताऊंगा कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का क्या है, कि हम कैसे किसी फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है या नहीं है। अगर वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है तो क्या उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। आपने मेरी दूसरी वीडियो के लिए तैयार रहना है, और आपने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ईमेल के थ्रू भी आप बता सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।